चाइना में इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है कि बच्चे टैबलेट लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, और इंडिया में इतना कम डेवलपमेंट क्यों हो रहा है कि बच्चे अभी भी स्कूल में जा रहे हैं तो फिर वो लोग टीचर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये अपने मन से गलत धारणा निकाल दो कि स्कूल में जाने से पढ़ाई नहीं होती। अच्छा। स्कूल में जाने से सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, और टीचर वहां के भी स्कूल में होते हैं, हमारे भी स्कूल में होते हैं, वहां पे भी वो टैबलेट यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहा है, हमारे टीचर्स भी स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। रही बात वो इंडिविजुअली टैबलेट लेके बैठे, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में भी इंडिविजुअली लोग अपने हाथ में मोबाइल लेके बैठते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो ये कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बात, चाइना डेवलप क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि चाइना के लोग जो है ना वो अलाल नहीं है। हमारे यहाँ के लोग एक नंबर के अलाल है। हमारे यहाँ के लोग जहां खाते हैं वहां थूक देते, जहां खाते हैं वहां कचरा फेंक देते। चाइना के लोगों की एक आदत है, अगर घर के सामने कचरा पड़ा है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेट नहीं करेंगे कि वो आके कचरा साफ करेगा, वो अपने घर के सामने तक का कचरा साफ कर देते। अगर हर व्यक्ति अपने घर के सामने का कचरा साफ करे तो वैसे ही पूरा शहर आधा साफ हो जाए। तीसरा पॉइंट ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम वहां का और हमारा डिफरेंट क्यों है? सही बात। डिफरेंट नहीं है, तकरीबन सेम है, क्योंकि चाइनीज और इंडियन जो ट्रेडिशनल कंटेंट है, जो कल्चरल वैल्यूज है, वो आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। दो सबसे पुरानी सभ्यताएं अगर मॉडर्न कंट्रीज के रूप में तुम देख रहे हो तो वो चाइना और इंडिया है। अंतर सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पे भी पॉपुलेशन है, उनके यहाँ पे पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ के नेता जो है वो डेमोक्रेसी में मर गए। हमारे यहाँ के नेता अपनी रोटी, अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए पब्लिक की बात नहीं सोचते, पब्लिक को एक पार्टी के अगेंस्ट भड़काते हैं, वो वाली पार्टी इस पार्टी के अगेंस्ट भड़काती। पब्लिक बिजी है भड़कने में, पब्लिक बिजी काम में नहीं है। अगर कोई नेता ये बोले कि भैया तुम पढ़ो, वो बात है, तुम पढ़ो और तुम आगे बढ़ो, नहीं, वो ये नहीं बोलते। वो बोलते तुम अपनी जाति वाले के बारे में सोचो। बिल्कुल। जातिवाद पूरा देश को बर्बाद करा है। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी रहे चाहे अपोजिशन रहे, हर पार्टी के नेता की आदत होती है जातिवाद के बारे में बात करने की। मेरा ये मानना है कि मैं टीचर हूं, मैंने जब पढ़ाया हूं किसी को, जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो हम किसी की जाति को पूछ के, धर्म को पूछ के नहीं पढ़ाते। हमारी कलम जब चलती है, हमारी चौक से या फिर हम मार्कर से जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं, हम किसी का जाति धर्म पूछ के उसको शिक्षित नहीं करते। ये चीज नेताओं को समझना चाहिए। दूसरी बात, जो नेता होते हैं वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। बहुत कम नेता तुम देखो वो पढ़े लिखे हैं, अधिकतर नेता तो 12वीं फेल है। यानी आज की डेट में अगर 12वीं फेल है और आपको नौकरी चाहिए और जिंदगी भर के लिए पेंशन चाहिए तो एक काम करो, नेता बन जाओ। आपने एक कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता, आपने एक लोकसभा का चुनाव जीता, आपने एक राज्यसभा का चुनाव जीता, आपको क्या पेंशन शुरू हो जाती सरकार की तरफ से मरते दम तक। आपका रोजगार हो गया ना, आपको फ्री में पैसा मिल रहा है ना। सही बात है। पब्लिक ये बात समझती ही नहीं है कि ऐसे इंसान को बैठाओ जो इंसान आपके लिए कुछ काम करे, जो जाति पे आपको भड़काए, ऐसे इंसान को क्यों बैठा? और वैसे भी मेरे को समझ में नहीं आता, क्या जातिवाद से आपका गरीबी दूर हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं, जातिवाद से गरीबी दूर नहीं होती। गरीबी दूर होती है पूरे देश के लोग जब मेहनत करते हैं, एक एक रुपया जोड़ते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, तब क्या बोलते जाकर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अब हमारा देश का विकास हुआ। चाइना में कैसा है, वहां पे है कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे क्या है, एक नेताजी के चार पिट्ठों ने जमा किए 50 पिट्ठू, जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में कार्यकर्ता। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं है। वहां पे एक गवर्निंग बॉडी होती है, वो लोग एक इंसान को चुनते हैं प्रेसिडेंट। वहां की पब्लिक का इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट की नीतियों में। वहां गवर्नमेंट की नीति जो हो गई वो पब्लिक को मानना पड़ेगा, इसलिए वो देश विकास कर गया। तो मैं कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं अगेंस्ट हूं नेताओं की मेंटालिटी के अगेंस्ट। हमारे यहाँ पे जो नेतागिरी होती है, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है, वो जातिगत होती है। जातिगत नहीं होनी चाहिए। भाई आपके लिए पूरे देश के नागरिक सभी सेम ही है ना, चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। अभी जैसे तुम हो वंश, तुम्हारा अगर मैं तुमको ये पूछूं कि तुम्हारी कौन सी जाति है और मेरी जाति उच्च जाति है, तुम्हारी जाति निचली जाति है, और मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमको इंटरव्यू नहीं करूंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं, बेटा ये तर्क संगत नहीं हुआ एक टीचर के प्रति। बिल्कुल। टीचर का काम होता है निष्पक्ष पढ़ाना। टीचर कभी भेदभाव नहीं करता तुम कौन सी जाति के हो। हमारे लिए किताब बनती है, जो आपको कोर्स की बुक्स मिलती है, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको कॉलेज में कोर्स की बुक मिली, क्या इसमें हिंदू को अलग मिलती, मुसलमान को अलग मिलती, सिख को अलग मिलती, ईसाई को अलग मिलती? नहीं। तो चाइना इसलिए डेवलप हुआ इंडिया से पहले 20 साल, और चाइना ज्यादा पहले डेवलप नहीं हुआ, पिछले 20 सालों में चाइना डेवलप हुआ, क्योंकि चाइना ने एक चीज देखा कि भैया दुनिया को सामान की जरूरत है, तो क्यों ना हम एक डेवलपिंग, एक ऐसी कंट्री बने जो माल को बनाती है, प्रोडक्शन हब जिसको बोलते हैं। चाइना वर्ल्ड में प्रोडक्शन हब है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, कोई भी कंट्री में
चाइना का माल तुमको जरूर दिख जाएगा। तो उसका प्रेजेंस है हर देश में, इसलिए उसके पास पैसा आता है। पैसा आता है तो अपने बच्चों को, अपने अपने जो सिटीजन्स है उनको अच्छी सेवा दे रहा है। सही बात वो है। हाई स्पीड ट्रेन बना रहा है, अच्छे प्लेटफॉर्म बना रहा है, अच्छे सिटीज बना रहा है, अच्छी लाइटिंग है। वहां की लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ये सोचा है कि भाई पब्लिक को जॉब देना है तो नए वाले पावर प्लांट लगाना है। नए पावर प्लांट लगेंगे तो नए पावर प्लांट में लोग काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। उन्होंने अपना लोकल कंज्यूमर मार्केट को मजबूत बनाया, उन्होंने इंटरनेशनल कंज्यूमर मार्केट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में कैसा है, लोकल आदमी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। तुम्हारे पास आम का बगान है, ठीक है, तुम्हारे आम के बगान में अल्फांसो आम होते हैं। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है दुनिया का जो अल्फांसो आम हिंदुस्तान में सस्ते में खा लेता है? भाई हिंदुस्तान का ही अल्फांसो आम हिंदुस्तान में ही महंगा बिकता। और वही वो क्यों महंगा बिकता? क्योंकि या तो वो रिजेक्ट हो जाता है फॉरेन कंट्री जाने से, तो इंडिया में बेचना पड़ता है उनको। अन्यथा मेरे को एक बात बताओ, हम जो आम खाते, क्या वो अल्फांसो क्वालिटी की मिठास रहती है उसमें? नहीं रहती है। फॉरेन कंट्री में हम बेचने के लिए ज्यादा आतुर है, हम अपनी पब्लिक को नहीं खिलाते। हम ये सोचते हैं कि वहां से जो फॉरेन डॉलर आएगा उससे हमारी पब्लिक का फायदा होगा। भाई उससे तुम्हारी पब्लिक का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर तुम्हारी पब्लिक अच्छा खाना नहीं खाती है, देश की बनाई हुई चीजों को कंज्यूम नहीं करती है, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट पे अगर जीना है तो सबसे पहले अपनी चीजों को खुद कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर मेरे देश में कोई इंसान समोसा बनाता है तो मैं उस समोसा वाले का समोसा खाना चाहिए मुझे। और अगर उस मेरे पास फॉरेन कंट्री से केएफसी समोसा बनाता है तो मैं केएफसी का समोसा क्यों खाऊं? भाई समोसा तो मेरे देश की जात है ना। पूरी दुनिया में समोसा सिर्फ हिंदुस्तान में बनता है, हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है। तो मैं अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम ना करते हुए अगर मैं केएफसी में बैठकर उनका चिकन ग्लेज और उनका पिज्जा डोमिनोज में बैठ के खाऊंगा तो भाई मैंने मेरे लोगों के पेट पे तो लात मार दिया ना। सर चाइना में भी वही है। चाइना के लोग पहले कंज्यूम करते हैं, जब उनके पास एक्स्ट्रा बचता, वो इतना एक्स्ट्रा उगाते हैं एग्रीकल्चर में कि उनके लोग पहले भरपूर खा लेते हैं और जो बचता है उसको पूरी दुनिया को खिलाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कैसा है, पहले दुनिया को खिला दो, पैसा कमा लो, भले अपने लोग भूखे मरे। ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर जैसे आजकल के लोग ज्यादातर चाइना के और आपके अमेरिका के फोन्स यूज कर रहे हैं, बल्कि अपने मेड इन इंडिया के फोन्स भी आ गए हैं। आपके आईटेल का फोन आ गया टच स्क्रीन का। देखो आईटेल इंडिया का नहीं है पहली बात सर, लेकिन मेड इन इंडिया लिखकर नहीं, मेड इन इंडिया का नहीं, तुम समझे ही नहीं। मेड इन इंडिया तो तुम आईफोन भी आज की डेट में खरीदोगे और उसका फ्लैप कवर निकालोगे अंदर का तो उसमें भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इंडिया चाइना के जैसा सस्ता लेबर वाला देश है, जहां पर आप अगर अपनी फैक्ट्री डालते हो तो आपको सस्ते लेबर मिलेंगे, तो आपका जो मार्जिन है सामान बनाकर बेचने का वो बढ़ जाता है। इसलिए इंडिया में जो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे कुछ कंपोनेंट्स आएंगे वियतनाम से आएंगे, उसका माइक्रोचिप आएगा, उसका प्रोसेसर आएगा, कुछ यूएस से आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर जो है इंडिया बनाएगा, कुछ असेंबली इंडिया में होंगी, कुछ बॉक्सेस इंडिया में बनेंगे। ये सारा चीज मिलाते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है किसी भी एक मोबाइल को अगर तुम देखोगे तो मोबाइल में सारी चीजें एक ही कंट्री की नहीं होती। हाँ ये बात जरूर है, चाइना इस चीज में बहुत आगे। चाइना के मोबाइल्स में 90% जो सामान है वो चाइना में बनता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अभी अभी आईफोन का प्रोडक्शन शुरू हुआ, वो भी आईफोन की असेंबलिंग शुरू हुई है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। देखो लोगों के दिमाग में ना थोड़ी गलत धारणा है। आईफोन अमेरिकन कंपनी है, प्रोडक्शन वहीं पर है, वो सब चीजें सामान भेजते हैं इंडिया में और इंडिया के लेबर उसको बैठ के जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ के बॉक्स में पैक करके मार्केट में बेचते हैं। कुछ अमेरिका वापस जाता है पैक होके, कुछ दूसरी कंट्री जाता है, कुछ इंडिया में बिकता है। तो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं आईफोन। लोगों की गलत धारणा है, प्रोडक्शन अलग चीज होती है, प्रोडक्शन नहीं करते हम सिर्फ असेंबल करते हैं, हम सिर्फ जोड़ते हैं उसको, टुकड़ों में आता है वो, उसको जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर आईफोन ने अपना सेटअप बनाया हुआ है। सर तो पर मेड इन इंडिया फोन कौन से था ना मेड इन इंडिया, एक फोन था मेड इन इंडिया, माइक्रोमैक्स करके कंपनी आई थी, मगर उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने उसको सपोर्ट ही नहीं करी, ना सॉफ्टवेयर से सपोर्ट करी, ना हार्डवेयर से सपोर्ट करी, ना फंडिंग्स करी। जैसे पिछले 10 साल में ये गवर्नमेंट ने एमएसएमई को पैसा दिया, पिछले 10 साल में इस गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को बहुत मदद किया। पहले की गवर्नमेंट ने स्टार्टअप नाम की कोई चीज ही नहीं थी दिमाग में। उनके दिमाग में क्या था कि बस मेड इन जर्मनी, मेड इन जापान, ये वाली चीजें पहन लो और हम रईस हो गए। आज की डेट में इंडिया के लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरे देश का सामान अगर मैं खरीदूं और मेरे देश का सामान मैं पहनूं तो मैं रईस कहलाता हूं। और आज भी कुछ मतलब बुरा मत मानना, पर तुम्हारी उम्र के कुछ, तुम्हारी उम्र से रिलेटेड, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी उम्र से रिलेटेड कुछ बेवकूफ लड़के और लड़कियां हैं जो आईफोन के लिए मरे जाते हैं।
मैं अगर उन बेवकूफ लड़कों और लड़कियों को सामने बैठा के पूछ दूं ना, इस आईफोन की स्पेसिफिकेशन बताओ, किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ इनको इतना आता है कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है। भाई कैमरे का क्या करोगे, तुम अचार डालोगे? सर आप किसी सही। भी प्रोडक्ट को लो तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, और आपको उसको इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए, आना चाहिए। कुछ पूछ रहे थे तुम? सर आप सही कह रहे हैं, यानी हाँ। कि हमारी एज के कुछ लड़के लड़कियां, प्लस मैं भी आता हूँ उसमें, क्योंकि मुझे भी आईफोन बेस्ट लगता है। इंडिया में बेस्ट फोन है आईफोन, अभी क्योंकि उसका कैमरा। मैं तुम्हारे क्वेश्चन को क्रॉस करता। अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते। बिल्कुल। दो कारण है, पहला कारण हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा फोन करके, और दूसरी चीज हम आईफोन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि आईफोन को आज भी हम सोचते हैं कि ये मेड इन यूएसए है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बहुत भाई अच्छी तुमको होगी। मालूम है आईफोन से आधे दाम पे, जिस मोबाइल से मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ उसके आधे से भी आधे नहीं, 1/3 दाम पे मेरा वाला जो मोबाइल है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या उससे अपनी बातचीत नहीं हो रही अच्छी? हो रही क्या है। इससे फोटो अच्छी नहीं आती? मेरी वीडियोस तुमने अच्छी। देखे जो, वो मैंने इसी मोबाइल से बनाए। क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है? अच्छी। सोच बेटा, सोच वैसी होनी चाहिए ना। अगर सोचिश तुम्हारी जो है वो तुम्हारी दिखावे वाली सोच है, मटेरियलिस्टिक सोच है, भौतिकवादी सोच है, तो बेटा फिर तुम्हारा देश क्या है, तुम खुद प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। वो सामान खरीदो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो मत खरीदो जो दुनिया खरीद रही है दिखाने के लिए। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। हेलो। हम्म। हाँ सर। तो फिर सर, जैसे कि हमने अभी इसमें देखा, इंडिया में इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो फिर अब चाइना में किंग कॉन्ग, वो है प्राइम मिनिस्टर उधर का, वो क्या अब नाम है? क्या नाम है? किंग किंग कॉन्ग है, या फिर क्या नाम अबे है किंग उसका? कॉन्ग नहीं है वो, शी जिनपिंग है। हाँ, शी जिनपिंग। किंग तो कॉन्ग कौन सा हो गया रे? वो बंदर का नाम है, मूवी है वो किंग कॉन्ग। अच्छा हुआ तूने शी जिनपिंग की जगह शिंगशैंग नहीं बोला, नहीं तो शी जिनपिंग पगला हो जाता तो बोलता शिनचैन कहां से हो गया भाई, बोले किंग कॉन्ग शिनचैन, अरे भाई वो शी जिनपिंग है। ओके। क्यों 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 ऐसे चाइना वालों की तू ले रहा है ऐसा किंग कॉन्ग बोल के, मतलब तू मतलब क्यों बेइज्जती कर रहा है शी जिनपिंग की? तू जानबूझ के कर रहा है, मानो कि तू ये जानबूझ के कर रहा है। तू ना मतलब वो चाइना वाले सुनेंगे ना तो चाइना वाले बोलेंगे साला हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को किंग कॉन्ग बना दिया, हमारे राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है, उसको किंग कॉन्ग। अच्छा हुआ भाई इसने इसको शिनचैन नहीं बनाया, बोले तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। शिनचैन नोहारा ये नहीं बनाया, बोले कम से कम तूने जानबूझ के बोला है मेरे को, भाई तेरी मोटस ऑपरेंडी है। तूने जानबूझ के तूने खींचा है। हाँ? अब बोल अभी आगे पूछ। चलो कोई नहीं, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर वैसे है। वैसे इंटरव्यू में ये मजाक मस्ती थोड़ी होनी भी चाहिए, मगर तूने भयानक मजाक किया है। मतलब वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अगर सुन लेना वो पागल हो चलेगा, अपने बच्चे को चलेगा अरे किंग सर, कॉन्ग ऐसा नाम बदल दिया बोले। वो मेरे कांटेक्ट में है सर, मैं उसके इंस्टाग्राम आईडी पर डालूंगा ये। मत कर भाई, क्यों ऐसा बेइज्जती कर रहा है? वो प्रेसिडेंट है कहीं का, क्या बोलते हैं मुखिया है, ऐसा मत कर, ये गलत बात है, तेरे पे टैगिंग लग जाएगी। चलो कोई फालतू नहीं। का वो सॉरी काम मत कर, ठीक है? ऐसे मुंह से क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्यों ऐसा कर रहा है? ठीक है, हम अपने टॉपिक पर चलो वापस आते टॉपिक पे आ हैं। जाते हैं वापस। जो प्राइम मिनिस्टर है सर, वो अभी अपनी बेटी को उतार रहा है फील्ड में। तो फिर अच्छा, तू उसकी बात कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग योंग की बात कर रहा है रे? हाँ हाँ सर, तू तो फिर किंग कॉन्ग कहां से आ गया? अरे वो तो और बेइज्जती हो गई, मतलब किम जोंग योंग को हम फफूंद वाला ब्रेड बोलते हैं, तूने उसको किंग कॉन्ग बना दिया तो खुश हो जाएगा एकदम, मस्त सीना ठोकने लग जाएगा। वो अपनी बेटी को इसलिए उतार रहा है क्योंकि उनके यहाँ पे राज फैमिली जो है, यानी जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, अब उसका बेटा तो कोई है नहीं, उसकी बेटी है, तो अपनी बेटी को वो हर फंक्शन में ले जाता है, दिखाता है कि भाई देखो तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे जो दादाजी थे उन्होंने किस तरीके से देश को बनाए। हालांकि नॉर्थ कोरिया को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मगर अगर तुम नॉर्थ कोरिया में एज ए इंडियन जाओगे, देखो वहां रिस्ट्रिक्शन है, वहां तुम वीडियो नहीं बना सकते बिना परमिशन के, किसी से एकदम बात नहीं कर सकते। मगर अगर तुम एज ए इंडियन जाते हो तो नॉर्थ कोरिया वाले इंडिया वालों को नफरत नहीं करते। अच्छा। नॉर्थ कोरिया वाले इंडिया वालों को पसंद करते, क्योंकि इंडिया ने आज तक नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं की है।
ये बात जरूर है, एक आइसोलेटेड कंट्री है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब नहीं चलता, नॉर्थ कोरिया में व्हाट्सएप नहीं चलता। वहां के जो बड़े अधिकारी है बस उन्हीं को व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाने का अधिकार है, वो भी लिमिटेड वर्जन, यानी हर चीज वो नहीं देख सकता। जो चीज अगेंस्ट है नॉर्थ कोरिया के, ना वो प्रसारित किया जा सकता है ना वो देखा जा सकता है, दोनों ही अच्छा। क्राइम है। और सर ना नॉर्थ कोरिया में हो रहा है ना चाइना में हो रहा है सर, जैसा कि हमारे इंडिया में हो रहा है, घूसखोरी हो रही है और क्या बोलते हैं उसे, मर्डर्स वगैरह, इतने सारे केसेस वगैरह पेंडिंग चल रहे हैं सर। तो पर इसे हम कैसे क्या रोक सकते हैं और इसे हम कैसे क्या बंद कर सकते हैं जल्दी से जल्दी? जैसे कि देखो, हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया। आपके नागपुर में रेल वो मेट्रो स्टेशंस बन गए, अभी आपके आगरा में मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, और आपके ये अयोध्या श्री राम मंदिर बन गया, जन्मभूमि बनने वाली अभी मथुरा में, शायद वो कैंसिल हो गई है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, देखो क्या है, कोई भी चीज सीरीज ऑफ डेवलपमेंट होता है। पहले 10 बिल्कुल साल पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो फ्रेजाइल इकोनॉमी थी। फ्रेजाइल मतलब नाजुक इकोनॉमी। बिल्कुल। यहाँ जरा मार्केट फॉरेन का ऊपर नीचे हुआ, इंडिया के शेयर्स गिर जाते थे। इंडिया में कैसा था, लिबरलाइजेशन ज्यादा नहीं था। लिबरलाइजेशन का मतलब फॉरेन कंट्रीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करके कमा नहीं सकती थी। हिंदुस्तान ने सीधा बोला, भैया तुमको मेरे यहाँ फैक्ट्री डालना है तो तुम अपने वर्कर नहीं लाओगे, तुम मेरे वर्कर्स को नौकरी दोगे तो मैं उनको फैक्ट्री डालने दूंगा। सही अब बात है। कैसे इंडिया के पास आ रहा है डॉलर, तो उसमें जो हमारे जो मिनिस्टर्स है, स्पेशली मैं नरेंद्र मोदी जी को अकेले क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं उसमें क्रेडिट दूंगा उसमें गडकरी जी को। गडकरी जी जो है भी है। वो सही बात बहुत है। समझदार है, नागपुर से ही है, और उन्होंने एक चीज ये सोचा है कि भाई पूरे हिंदुस्तान को बेहतरीन रोड सिस्टम, क्योंकि उन्होंने ये ठाना है कि जितने चाइना में रोड्स नहीं है, जितने यूएस में रोड नहीं है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में होनी चाहिए। हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। लोग काम करते हैं, लोग नौकरी पे जाते हैं, तो उनको ट्रेन चाहिए, मेट्रोज चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें चाहिए। तो वो जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट कैसा होता है, देखो क्या होता है, एक सरकार की नीति होती है, एक सरकार की नियत होती है। नीति और नियति में डिफरेंस ये होता है, नीति सब लोग बनाते हैं, नियत नहीं होती करने की। और कुछ सरकारें नीति भी होती है और उस नियति को, जैसे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा आगरा है ना, अब तुम्हारा आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। तो तुम्हारे आगरा में तुम्हारे जो प्रधानमंत्री, तुम्हारे जो प्रधानमंत्री बोल रहा, तुम्हारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है योगी आदित्यनाथ जी, उनके आने के बाद तुमने नोटिस किया होगा क्राइम रेट एकदम कम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आज के डेट में तुम रात को भी जा रहे हो तो तुम सेफ हो। कारण ये है कि उन्होंने जो पहले की सरकारों ने जो गुंडे पाल के रखे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या करे, उनको बोले कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, या तो सालों की टांग पे गोली मारो या तो इनको पूरा एनकाउंटर से उड़ा दो। क्योंकि देखो ऐसे लोगों को तुम अगर जेल में रखोगे तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे। अभी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है तो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ कभी ठीक नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी से रहती। तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या करे, वो कुत्ते की पूंछ लिए और कुत्ते की पूंछ को ही काट दिए। सही बात। तो अब कट गई तो टेढ़ी और सीधी का सवाल ही नहीं उठता। सही बात है ना, कुत्ते की पूंछ ही काट दी है ना। जैसे डॉबरमैन कुत्ता होता है, उसकी बड़ी पूंछ रहती है, उसको छोटी कर देते, ऑपरेशन करके काट देते। डॉबरमैन एकदम सीधा चलता है, लहरा के नहीं चलता। तो स्टेट को कैसा है, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स की जरूरत है ना, कि जो थोड़े स्ट्रिक्ट रहे। और गलत नहीं है, देखो उससे आपकी माता बहनें जो है वो सेफली जा रही है, सेफली घूम रही है, सेफ है, रात के समय वापस आ रही है, उनको कोई समस्या नहीं है ना। लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, देखो लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट एन इशू ऑफ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को संभालते हैं, मगर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू होता है वो स्टेट इशू होता है। स्टेट मतलब एक प्रदेश जो है, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री वहां का राजा होता है, और राजा का काम है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ ये जरूर है, उनको क्रिटिसिज्म मिलता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, किसी से बख्शते नहीं। भाई क्रिमिनल से बख्शा नहीं जाता ना, क्रिमिनल को बख्शने के लिए थोड़ी पकड़ा जाता है, क्रिमिनल को पनिश करने के लिए पकड़ा जाता है। अगर कोई क्राइम ना करे तो पनिशमेंट की जरूरत नहीं। जैसे देखो तुम, जापान में 0 वो है क्राइम है। हालांकि जापान का जो माफिया है वो पूरी दुनिया में वर्क करता है, मगर जापान में नहीं चलती उसकी। चाइना का माफिया पूरी दुनिया में उसका काम चलता, पर चाइना में ज्यादा नहीं चलता। कारण ये है कि अगर कोई कंट्री ने ये बोल दी कि भैया मेरे यहाँ पे ये सब चीज नहीं चलेगी, तो वहां पे जो काम करने वाले, जो गलत काम करने वाले लोग हैं, फिर वो दूसरी कंट्री जाके गलत काम करते। हमारे देश में क्राइम का सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई लिखाई ना होना। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता। पढ़ा लिखे व्यक्ति को चाकू दे दो, बोलो कि जाके मार दे, वो नहीं मारेगा, उसके अंदर समझदारी है। उसको पढ़ाई लिखाई में बचपन से समझाया गया कि भाई ऐसा काम करोगे जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे।
जेल काटना पड़ेगा, परिवार बदनाम होगा, परिवार का मान प्रतिष्ठा खत्म होगी, माता पिता की मान प्रतिष्ठा खत्म होगी। तो एजुकेशन सिस्टम में हमको एक एथिकल एजुकेशन, जैसे मॉरल साइंस होता है स्कूल में पढ़ाया जाता है, 5वीं तक पढ़ाया जाता है, 5वीं के बाद नहीं पढ़ाते। मेरा कहना है मॉरल साइंस को तो 12वीं तक पढ़ाओ। अगर तुम चाहते हो किसी इंसान को मॉरली, यानी सही तरीके से वो सही व्यवहार रहे, उसका सही काम करे, देश के प्रति ईमानदार रहे, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहे, समाज के प्रति ईमानदार रहे, तो उसको मॉरल साइंस जैसे एजुकेशन को 12वीं स्टैंडर्ड तक पढ़ाना चाहिए। क्योंकि बच्चे 5वीं के बाद मॉरल साइंस नाम की चीज भूल जाते हैं। सही बात। बच्चे अपने बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं, बच्चों से, घर के बड़ों से पलट के जवाब देते। तो वैसी चीज को अगर अवॉइड करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का खराब नहीं है, लोग जो बोलते हैं बिल्कुल खराब नहीं है। अगर खराब होता तो इसरो नहीं होता, खराब होता तो डीआरडीओ नहीं होता, खराब होता तो हमारे यहाँ पे बेहतरीन वेपन हम नहीं बनाए रहते। बिल्कुल। मेन दिक्कत ये है हमारे यहाँ पर, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मॉरल साइंस के 5वीं की एजुकेशन को 12वीं तक खींचते हैं, अपने मन में बैठा लेते। कुछ लोग ऐसे होते थे 5वीं के बाद वो मॉरल एजुकेशन भूल जाते हैं, मात्र एक सब्जेक्ट समझ के आगे बढ़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि इंसान की मेंटालिटी और इंसान के अंदर की मानसिकता क्या बोलती है। और मानसिकता का विकास इंसान खुद करता है, मानसिकता कोई उसकी विकास करके दे नहीं सकता है। अगर कोई इंसान को आप शरीफ बनाना है, उसको पंडित बनाना है, तो उसको खुद पंडित बनने की इच्छा रखनी पड़ेगी। और अगर कोई इंसान क्रिमिनल बनना चाहता है तो उसको आप ऐसे क्रिमिनल नहीं बना सकते। जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं रहेगी क्रिमिनल बनने की, वो क्रिमिनल नहीं बनेगा। वो माइंडसेट है बेटा पूरा। सर बस मात्र मैं सिर्फ आपके 2 मिनट और लूंगा सर। अब आप मुझे इंडिया में घूसखोरी हम कैसे बंद करें, इस पर और 2-3 मिनट का लेक्चर दे दीजिए बस। देखो, घूसखोरी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है, मान के चलो पढ़ा लिखा है, तो उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो कलम उठा के खुद का फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान में इतने बेहतरीन कानून है, अम्बेडकर जी ने इतना बेहतरीन कानून बना के गए, मगर लोगों को उन कानून के बारे में मालूम ही नहीं है। उनको कानून के बारे में तब पता चलता है जब वो कोर्ट में जाते हैं, जब उनके अगेंस्ट कोई केस आता है या कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है, तब उनको समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा टाइप का मेरे पे धाराएं लगी है। तो मेरा ये कहना है, बच्चों को बचपन से सिखाइए कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके राइट्स क्या है, आपको पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। आपको कोई बेवकूफ नहीं, देखो जो गरीब इंसान होता है ना, वो एक सरकारी अधिकारी के पास जाता है ना, सरकारी अधिकारी उसको बोलता है यार ये काम करना है ना तुम्हारा, 100 रुपए दो, क्योंकि उसको मालूम है सामने वाला इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद नहीं भर सकता फॉर्म, उसको उसके राइट्स नहीं मालूम है। मगर अगर वो पढ़ा लिखा इंसान तुम्हारे और मेरे जैसा इंसान जाएगा ना, अपना फॉर्म भरेगा, वो मेरा चेहरा देख के मेरे से 100 रुपए का 100 पैसा नहीं मांगेगा। उसको अच्छे से मालूम है ये पढ़ा लिखा है, ये मेरी ऐसी तैसी कर देगा, मेरे साहब को कंप्लेंट कर देगा, ऊपर तक कंप्लेंट मार देगा, इंफॉर्मेशन एक्ट में डाल देगा मेरा नाम, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो पढ़ा लिखा होने से ये होता है कि सामने वाला आपसे घूसखोरी की हिम्मत नहीं करता। उसको मालूम है अगर वो हिम्मत करेगा तो आप उसको कहां पे खड़ा करोगे वो सोच भी नहीं सकते। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, एकदम कंक्लूजन में यही बोलूंगा, शिक्षा ही गरीबी, शिक्षा ही क्राइम, इन सब चीज का सोल्यूशन है। शिक्षित नहीं है अगर इंसान, तो वो हर प्रकार से प्रताड़ित होगा इस दुनिया में, चाहे फिर वो उसके खुद के नेताजी हो, उसकी जात बिरादरी हो, उसका समाज हो, उसका काम करने का क्षेत्र हो, या उसका खुद का प्रदेश हो, या उसका खुद का देश हो। किसी देश या प्रदेश के व्यक्ति का शोषण तब होता है जब वो व्यक्ति उस प्रदेश या देश का पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसका कोई शोषण नहीं कर सकता दुनिया में। शोषण भी रोकना है तो शिक्षा, केवल शिक्षा ही एक रास्ता है। बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए फिर मिलते हैं कभी बाद में, है ना। जी सर, थैंक यू।